नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स या बवासीर के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि बवासीर इतना कॉमन है जितने की कॉमन कोई और बीमारी नहीं। जी हाँ, इंडिया में 100 में से 80% यानी कि 80 लोगों को ये बीमारी है। कभी ना कभी हमें जीवन में इसका सामना करना ही पड़ता है। तो इसीलिए आज हम पाइल्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये पाइल्स होता क्या है? पाइल्स के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एनल कैनाल होता है या मल द्वार होता है, उसके अंदर जो वॉल होती है, म्यूकोजा होती है, उसके नीचे कुछ सपोर्टिव टिश्यू होता है जिससे कि वो अपनी जगह पे रहती है। लेकिन किसी भी कारण से अगर ये टिश्यू का सपोर्ट खत्म हो जाता है तो ये टिश्यू लटकने लग जाता है, और जब ये लटकता है या तो अंदर रह जाता है जिससे हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं, या लटक के बाहर आने लगता है तो उसे हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। और कभी कभी ये होता है कि इसके साथ साथ नीचे रन करने वाली जो आर्टरीज होती हैं या नसें होती हैं वो भी सूज जाती हैं और वो भी उसके साथ बाहर आने लग जाती हैं, और उनके बाहर आने के साथ हमें ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है। तो कुल मिलाकर पाइल्स हम इसे ही कहते हैं। अब ये किसे हो जाता है? पाइल्स को जैसे हमने इसकी पैथोलॉजी जानी है कि ये टिश्यू के लटकने से होता है, तो जो भी कारण से अगर हमारा टिश्यू लटकने लगा है, चाहे वो क्रॉनिक स्ट्रेनिंग है, अगर आपको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या कब्जी की शिकायत है, तो उस कारण से आपका जो टिश्यू है वो लटक सकता है और वो बाहर आ सकता है। आप बहुत मोटे हैं या आपको बहुत लंबे समय तक खांसी की शिकायत रही है, तो ये भी ऐसे कारण है जिससे आपका जो सपोर्टिंग टिश्यू है वो वीक होने लगता है एनल कैनाल का, और उसके साथ साथ आपको पाइल्स होने की समस्या हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि आपको पता कैसे लगेगा। जब भी आप मोशन पास करेंगे या लेट्रिन करेंगे तो उसके साथ आपको फ्रेश ब्लड के स्पॉट्स मिलेंगे, चाहे वो शुरू में हो सकते हैं या बाद में हो सकते हैं। तो वो सबसे कॉमन साइन होता है पाइल्स का। लेकिन आप ये बात भी आप जरूर जान लीजिए कि पाइल्स सिर्फ हम किसी भी तरह की ब्लीडिंग को पाइल्स नहीं कह सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको एनल कैनाल से ब्लीडिंग हो, लेट्रिन करते समय आपको ब्लीडिंग हो, तो उसे जरूर सीरियसली लें और उसे पाइल्स मानकर घर पर ही ट्रीटमेंट ना शुरू करें। एक बार आप सर्जन के पास जरूर जाएं जो अच्छे से आपको पूरा एग्जामिन करेगा, देखेगा कि कहीं ये जो ब्लीडिंग है सिर्फ पाइल्स की नहीं होकर कहीं और से तो नहीं आ रही। ऊपर का जो हमारा एनल के जो कैनाल होता है, जो इंटेस्टाइन्स होती है, वो काफी लंबी होती है और कहीं से भी ब्लीडिंग की हमें समस्या हो सकती है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब भी थोड़ी बहुत भी छोटी मोटी भी अगर आपको लेटरिन के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको जरूर जरूर डॉक्टर को दिखाना है। तो ये तो बात हमने की कि हमें पता कैसे चलेगा कि पाइल्स कैसे हो रही है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें पता लग गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। अब हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की, कि अगर हमें पाइल्स हो गए हैं, हमें पता लग गया है कि पाइल्स है, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल को बदलना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है या फैक्टर है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी। तो आपको वो सारी क्रियाएं बंद करनी है जिससे कि आपको कब्जी हो जाती है। तो सबसे कॉमन होता है हमारा खाना। अगर हमारे खाने में फाइबर की कमी है तो कब्जी होना लाजमी है, बहुत आसानी से हो सकता है। तो फाइबर को बढ़ाने के लिए आप शुरू में ट्रीटमेंट के लिए आप इसबगोल ले सकते हैं या सिरप ले सकते हैं, किसी तरह का लैक्सेटिव। लेकिन उसके बाद जब पूरा आपको जिंदगी भर आपको इसको मैनेज करना है तो उसके लिए आपको इसमें फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, सब्जियां लेनी पड़ेंगी, ओट्स वगैरह वगैरह आपको बढ़ाने पड़ेंगे। एक रोल आता है प्रोटीन का। प्रोटीन्स जो होते हैं वो खुद ही में एक कॉन्स्टिपेटिंग डाइट होता है। आजकल देखा गया है कि यंग जनरेशन अपने प्रोटीन इंटेक बढ़ा रही है और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम कर रही है। स्पेशली जो लोग जिम जा रहे हैं, डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, वो खुद ही ऐसा मैनेज करने लग जाते हैं। डाइटिशियन की सलाह कुछ और लेगी लेकिन वो सोचने लग जाते हैं कि मैं सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन खा लेता हूँ, आज मैं सिर्फ डिनर में दाल की कटोरी खा लेता हूँ, आज मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक अंडा खा लेता हूँ या 2 अंडा खा लेता हूँ, या मैं सिर्फ प्रोटीन शेक पी लेता हूँ और उससे मेरी जो कमी है, जो मेरे को जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो कम करने हैं वो कम हो जाएंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट मेरे को कैलोरीज जाएंगी। ये जो टेक्निक है, ये जो आपकी टेंडेंसी है, बहुत बहुत गलत है। प्रोटीन अकेला आपको कॉन्स्टिपेशन देने के लिए काफी है। फिर आप चाहे जितना मर्जी जिम कर लीजिए, जितना मर्जी आप पानी पी लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं जाने वाला है। और कॉन्स्टिपेशन की इतने नुकसान है कि हमें जरूर से एक डेडिकेटेड वीडियो करना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन के बारे में, हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोटीन की जो डाइट में क्वांटिटी उसे रेगुलेट करना है। जो आपका जो प्लेट का स्टाइल होता है कि आपको 30 to 40% उसमें प्रोटीन रहेगा, 30 to 40% उसमें कार्ब रहेगा और 20 to 30% उसमें फैट रहेगा, उसको फॉलो करना ही है। चाहे डिवाइडेड रूप में कर लीजिए, चाहे हर मील में कीजिए, लेकिन आपको
टोटल प्रोटीन डाइट पे नहीं जाना है। ये बहुत बहुत बड़ी गलती है जो यंगस्टर्स कर रहे हैं, उनके देखा देखी कुछ मिडिल एजेड लोग भी कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि मैं प्रोटीन खा लेता हूँ और मैं स्मार्ट बन जाऊंगा। बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ऐसी कॉन्स्टिपेशन होगी जो ठीक नहीं होगी। तो मान के चलिए कि अपना जो टेंडेंसी है उसे बदल लीजिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पहला काम है एक बैलेंस डाइट लेना है, फाइबर लेना है, प्रोटीन्स को एडिक्वेट रखना है लेकिन बढ़ाना नहीं है, और कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है। दूसरी बात, फिजिकली एक्टिव बनिए। 5 टाइम्स अ वीक 30 मिनट्स का रोज करके एक्सरसाइज करनी है। खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि फाइबर लेंगे तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। फाइबर को फूलने के लिए पानी चाहिए। तो अगर आप फाइबर बढ़ा रहे हैं, सब गोल को जब हम लेते हैं तो हम 1 ग्लास 2 ग्लास पानी के साथ लेते हैं, क्योंकि वो हस्क जो है वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। जब आप पानी डालोगे वो फूल जाएगी, फूल के वो हाथों की सफाई में मदद करेगी। और डोंट्स में आता है कि आपको अल्कोहल और जो सिगरेट है, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती हैं, इनको कम करना है, फैट्स को कम करना है, एक्टिविटी बढ़ानी है। तो ये सब तो हमें करना ही है। अब आती है बात ट्रीटमेंट की। तो बेसिकली 40 to 50% जो लोग होते हैं पाइल्स के, उन्हें हम सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और हल्की फुल्की दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। दवाइयों में आते हैं लैक्सेटिव्स, जिनमें से आप कॉन्स्टिपेशन दूर करेंगे। फिर कुछ तरह के ऑइंटमेंट आते हैं जिन्हें आप लोकली यानी कि रेक्टम पे या एनस के मुंह पे लगाएंगे, जिससे कि आपको पेन कम होगा और आपको ठीक होने में आसानी हो पाएगी। और अगर ये इन चीज़ों से अगर पाइल्स ठीक नहीं होता है तो बात आती है कुछ अलग तरह के ट्रीटमेंट की, जिसमें या तो इंजेक्शन लगाते हैं, स्क्लेरोजेंट करके इंजेक्शन आते हैं, जिससे कि हम पाइल्स में इंजेक्शन लगा के उसको सुखा देते हैं, वो एक तरीका है। रबर बैंड आते हैं, ये साधारण रबर बैंड नहीं है, कुछ सर्जिकल रबर बैंड होते हैं सिलिकॉन के, जिनको हम पाइल्स के नीचे बांध देते हैं तो वो सूख जाती हैं। और ये सब भी काम नहीं करता है तो हमें ऑपरेशन करा के उन्हें निकलवाना पड़ता है। छोटा सा ये वीडियो हमने पायल्स पे बनाया है। पीछे से मैं आपको ये लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, रेक्टल ब्लीड को यानी कि मल द्वार से होने वाली ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करें। ये जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल होती नहीं है। इसका कारण सिर्फ पायल्स नहीं हो सकता है, इसका कारण इंटेस्टाइन में होने वाला कोई पॉलिप हो सकता है, कोई अंदर होने वाला जख्म हो सकता है, कोलन का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है। तो हमेशा मैं फिर से लास्ट में यही बात करूंगी कि लॉकडाउन अवेयरनेस के लिए, लॉकडाउन में हमें काफी समय मिला है और इस समय का जो इस्तेमाल है अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए करिए। अगर हमें अपनी थिंकिंग और टेंडेंसी अगर हमने बदल ली, अगर सोच बदल ली, तो अपनी जिंदगी को जरूर से बदल पाएंगे पॉजिटिव दिशा में। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक कीजिए। नमस्कार।